आज के फंडे के विनिंग सीरीज 39 में मिलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। द प्रोसेस ऑफ सर्टिफाइंग रोडवर्दीनेस ऑफ अ मोटर व्हीकल इज कॉल्ड एज homologation, advanced product quality planning, design failure mode effect analysis, product development cycle। सो दोस्तों, मोटर व्हीकल का रोड वर्दीनेस, रोड पर चलने लायक है या नहीं है, इसका सर्टिफाई करने का प्रोसेस को क्या कहते हैं? क्लिक करें। आंसर आपने ढूंढ लिया, मैं क्लिक कर रहा हूं। आंसर इज ए, homologation। आंसर इज ए, homologation। ठीक है, होमोलॉगेशन में क्या होता है दोस्तों कि जो भी रोड वर्दीनेस यानी सेफ्टी है, उसका एमिशंस है ना, सेफ्टी एमिशंस, क्वालिटी कितना है ना, ये और साथ में रोड पर चलते वक्त उसका क्या प्रॉब्लम है या नहीं है, सभी डिजाइन से लेके हर चीज जो चेक की जाती है, दैट इज अ होमोलॉगेशन। और उसके बाद उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो मोटर व्हीकल एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट, उसके तहत ये प्रोसेस दी हुई है। न्यूज में क्यों है दोस्तों? द केस फॉर 6 एयर बैग्स, मारुति सुजुकी ने इसके ऊपर सवाल उठाया है कि भाई 6 एयर बैग्स यदि लग जाएगी तो जो एंट्री कार्ड है, सेंसिटिव एंट्री कार्ड जो है ना, स्मॉल मॉडल जो होते हैं एकदम से, तो उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा, और कॉस्ट बढ़ जाएगा तो पहले ही मंदी है मोटर व्हीकल्स में, उसमें और मंदी आ जाएगी। लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि भाई ये आर्गुमेंट कुछ बराबर नहीं है, और खास बात तो यह है भाई, सबसे पहले जिंदगी इंपॉर्टेंट है, विच आर वेरी प्राइसलेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। Second question, consider the following characteristics with regard to the यूरिया फर्टिलाइजर। यूरिया फर्टिलाइजर के बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं, वैशिष्ट दिए उसके, देख लेते हैं। 1, प्रोवाइड नाइट्रोजन टू प्लांट्स, प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है भाई। 2, कॉन्स्टिट्यूट 65% नाइट्रोजन, इसमें 65% मात्रा में नाइट्रोजन होता है। इफिशियंसी इज 25%, 25% इसकी इफिशियंसी है। और पीएच में ये क्या है? न्यूट्रल है, यानी ये इसका जो पीएच है, न्यूट्रल का मतलब कैसा है? 0 नहीं, न्यूट्रल का मतलब ये 7 है। विच ऑफ द अबव कैरेक्टरिस्टिक्स इज और आर करेक्ट? कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स करेक्ट है? आंसर क्लिक करो भाई, करो जल्दी। ओके, देख लिया, मैं कर रहा हूं, क्लिक कर रहा हूं। आंसर इज सी, 1, 3 and 4, 1, 3 and 4। सो इट नॉट हैविंग a 65% ऑफ नाइट्रोजन, बट रादर इट हैव, इसमें कितना है? तो 46% नाइट्रोजन होता है, बाकी तो बराबर है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब खास बात यदि हम देखेंगे तो ये नाइट्रोजन मिलने की वजह से क्या होता है? लश ग्रीन प्लांट हो जाता है, यानी जो पत्ते होते हैं ग्रीन हो जाते हैं, है ना। और दूसरा खास बात है कि ये न्यूट्रलिटी है पीएच में, तो कोई भी सॉइल रहे, किसी भी प्रकार की सॉइल रहे, और सॉइल में यूरिया जो है काफी एडाप्ट कंडीशन में आ जाता है, एडाप्टेशन बढ़ जाता है। अब लश ग्रीन यदि है सपोज टू बी, पकड़ लो दोस्तों, तो ऑब्वियसली इसका अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस है ना, फोटोसिंथेसिस में इसका काफी योगदान हो जाता है। ज्यादा से ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा तो ऑब्वियसली फूड प्रोडक्शन जिसको कहते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ज्यादा डेवलप हो जाएंगे, बराबर है, ठीक है। अब यदि हम देखेंगे ये क्यों न्यूज में आए, तो थोड़ा देख लेते हैं। न्यूज में इसलिए दोस्तों, हाउ दिस फर्टिलाइजर डिफर्स फ्रॉम द कन्वेंशनल यूरिया, यानी क्वेश्चन मैंने कन्वेंशनल एरिया के बारे में बनाया। न्यूज जो है कन्वेंशनल एरिया के कॉन्टेक्स्ट में, कंपैरिजन में लिक्विड नैनो यूरिया, लिक्विड नैनो यूरिया, इसके कॉन्टेक्स्ट में
सवाल है थोड़ा सा, मतलब न्यूज में आया है। मई 2022 के लास्ट वीक में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है, उन्होंने इंडिया का फर्स्ट लिक्विड नैनो यूरिया प्लांट जो है बाय इफ्को एट कालोल गुजरात, ये इनॉग्रेट कर दिया गया है। ये जो टेक्नोलॉजी है नैनो लिक्विड नैनो टेक्नोलॉजी, इट डेवलप बाय द नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर जो इफ्को का है कालोल में ही। ठीक है, तो ये क्या है देख लेते, थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते दोनों का। कन्वेंशनल यूरिया वर्सेस लिक्विड नैनो यूरिया प्राइस के बारे में देखा जाए तो 50 किलोग्राम 300 रुपए की बैग आती है, लेकिन सब्सिडी अब एक्चुअल बैग कितनी है तो 3,500 से 4,000 पर बैग, यानी इंडिया का लॉस सब्सिडी कितना बियर कर रहे हैं, अराउंड ₹2 लाख करोड़। यहां पे देखो जाए तो कोई भी सब्सिडी नहीं भाई, है ना। हाफ लीटर की बोतल 240 रुपीज में आती है, यानी काफी सस्ता है, कोई सब्सिडी से लेना देना नहीं। यानी यहाँ पे यदि सोचा जाए गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे, ये तो फ्री में दे देगा भाई, बराबर है। इस ढंग से या जिस ढंग से कन्वेंशनल यूरिया में सब्सिडी मिल रही है, यानी काफी कारगर है, काफी कॉस्ट इफेक्टिव है। दूसरा है नाइट्रोजन कंटेंट 46% यहाँ पे सिर्फ 4% है, लेकिन खास बात है इसकी इफिशियंसी देखो तो उस कॉन्टेक्स्ट में इसका वॉल्यूम जो है कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इफिशियंसी कन्वेंशनल यूरिया की 25% है, लेकिन लिक्विड नैनो यूरिया की 85 to 90% है, यानी बहुत ही ज्यादा इसकी इफिकेसी है। तो इसी वजह से ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट है। अब एप्लीकेशन में भी बहुत ही अच्छा बेनिफिट्स है। जैसे कन्वेंशनल यूरिया जो है फेंका जाता है, हाथ से फेंका जाता है, तो ऑब्वियसली कोई एग्जैक्ट जो मात्रा रहती है उसमें दिया नहीं जाता, वेपराइज हो जाता है, इरिगेशन से वॉश हो जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं, ये स्प्रे मारा जाता है, ये डायरेक्ट लीव्स के ऊपर गिर जाता है, लीव्स एब्जॉर्ब कर लेती है और इसी वजह से बहुत ही कम लगता है। जैसे देखो 2 to 4 मिलीलीटर पर लीटर वाटर, इतना कम लगता है ना, आराम से। ये बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है और एप्लीकेशन वाइज भी इसकी इफिकेसी है, बेहतरीन है। शेल्फ लाइफ भी इसका अच्छा है। जैसे कन्वेंशनल यूरिया क्या होता है कि मॉइस्चर आ गया तो उसका केक बन जाता है, वो यूजफुल नहीं रहती, लेकिन यहाँ पे लिक्विड नैनो यूरिया 1 साल तक अच्छा रहता है और कोई केक तैयार नहीं होता। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बेनिफिट। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज मेडिकल टर्म फॉर हार्ट अटैक? हार्ट अटैक के लिए मेडिकल टर्म बताइए। ए मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, दूसरा मायोकार्डिटिस, तीसरा एंडोकार्डिटिस, चौथा जो है यानी डी ब्रेडिकार्डिया। सो ए मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, बी मायोकार्डिटिस, सी एंडोकार्डिटिस और डी ब्रेडिकार्डिया। तो क्या है भाई आंसर? क्लिक करें फास्ट, हरी अप। आंसर इज ए मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन यानी जस्ट डेथ ऑफ हार्ट मसल, हार्ट का जो मसल होता है, हार्ट मसल, ये मर जाता है। अब कैसे मर जाता है, डेथ कैसे होती है? तो इश्यू ऐसा है कि ब्लॉकेड आते हैं ब्लड सप्लाई के, यानी आर्टरीज में ब्लॉकेड आते हैं। ब्लॉकेड आने की वजह से ब्लड सप्लाई बराबर नहीं होता, ब्लड सप्लाई बराबर नहीं होता तो ऑक्सीजन जो है वो मसल को मिल नहीं पाता बराबर, ऑक्सीजन बराबर मिल नहीं पाता तो मसल्स वीक होती और डाइड हो जाती है ना। तो ऑब्वियसली इसके वजह से क्या हो जाता है, शॉक आ जाता है और इसी वजह से इट्स कॉल्ड एज अ मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। मायोकार्डिटिस कैसा है? तो मायोकार्डिटिस ये जो है एक प्रकार का हार्ट जो मसल है, हार्ट मसल का इन्फ्लेमेशन होना है ना, इन्फ्लेमेशन होना कोई भी ड्रग्स के वजह से कुछ इंजरी की वजह से होता है, दैट इज मायोकार्डिटिस। एंडोकार्डिटिस क्या है कि कोई बैक्टीरियल यदि इन्फेक्शन हो गया है ना, बैक्टीरियल यदि इन्फेक्शन हो गया तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के वजह से क्या होता है कि हार्ट जो होता है, हार्ट का अंदर का जो लाइनिंग होता है, ये अंदर का लाइनिंग जो होता है इसमें इन्फेक्शन पकड़ लेता है और ये स्वेलिंग आ जाती, एंडोकार्डिटिस। ब्रेडिकार्डिया क्या है? तो ब्रेडिकार्डिया ये इस प्रकार का एकदम स्लो डाउन है, यानी हार्ट बीट जो होती है,
हार्ट बीट एकदम से स्लो डाउन हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज अ ब्रेडिकार्डिया। न्यूज में क्यों है देख लेते दोस्तों। न्यूज में ऐसे हाउ अ हार्ट अटैक हैपन्स, हु इज वल्नरेबल एंड हाउ टू रिड्यूस द रिस्क। तो हमारे ग्रेट सिंगर जो है के है ना, कृष्ण कुमार कुन्नत, है ना, पॉपुलरली कॉल्ड एज नोन एज के। तो इनका परफॉर्मेंस करते वक्त ही इनको कहते हैं कि अटैक आ गया था, अनइजीनेस फील हो गया था और उनकी डेथ हो गई 31 मई 2022 को। और हमने एक अनोखा जो है सितारा है ना संगीत के दुनिया का, वो हमने खोल डाला। अब मेजर ट्रिगर फैक्टर्स क्या है जो अटैक आने का? एक एज है, क्रोनिक हेल्थ कंडीशन है, कोमॉर्बिडिटीज जैसे डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, हाई ब्लड प्रेशर है उसके वजह से, टोबैको यूज, स्ट्रेस है, सेडेंटरी लाइफ है, जेनेटिकल कोई इश्यूज है। तो दिस आर द मेजर फैक्टर्स, कुछ भी हो सकते हैं। 5 चीजें हैं जो हमने फॉलो करनी है। रेगुलर एक्सरसाइज होना चाहिए, फ्रूट और वेजिटेबल्स खाना चाहिए, मीट वगैरह कम खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, है ना। फुल कार्डियक चेकअप होना चाहिए एनुअल बेसिस पर। कुछ पेरियोडिकल ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर इसका चेकअप हो और वो उसका अंडर कंट्रोल रहे, इसका ध्यान रहे। और साथ में कार्डियक इमेजिंग है, यदि हाई रिस्क ग्रुप है तो कार्डियक इमेजिंग जरूर करते रहे। 4th क्वेश्चन दोस्तों, क्रिमियन कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर, 1 ticks are natural reservoir, 2 fatality rate is 2 to 5%, severe internal and external bleeding। आंसर क्लिक कर रहा हूं दोस्तों, आप जल्दी क्लिक कीजिए, हरी आप। ओके, आंसर इज बी, 1 and 3 ओनली। यानी टिक्स ये नेचुरल रिजर्वायर है और सीवियर इंटरनल और एक्सटर्नल ब्लीडिंग होती रहती है, बट फैटेलिटी रेट इज नॉट 2 to 5%, इट इज नियर अबाउट 30 to 50%, कभी कभी 80% भी जाता है। तो काफी फैटेलिटी रेट बहुत ही खतरनाक है इसका। न्यूज में क्यों आया देख लेते हैं। देखो दोस्तों, आईसीएमआर इंडिया फुल्ली प्रिपेयर टू डील विथ नोज ब्लीड फीवर वायरस। क्या कहते हैं? नोज ब्लीड, नाक से खून बहता है, नोज ब्लीड फीवर वायरस, है ना। इराक में पाए गए हैं बहुत सारे केसेस, है ना। इसे नोज ब्लीड कॉजिंग फीवर कहते हैं। किससे होता है? तो ये टिक है, कॉल्ड टिक वायरस, टिक बॉर्न वायरस है, नायरो वायरस ऑफ द फैमिली बुनावेरिडी। ये एक्चुअली टिक जो होती है हार्ट टिक होती है, जो हाइलोमा जीनस से बिलोंग करती है, और ये रिजर्वायर है अपने CCHF वायरस, यानी क्रिमियन कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर वायरस से। ओके, पहले बार आइडेंटिफाइड हो गया था 1944 में क्रिमियन रीजन में, यानी ये एरिया में पाया गया था। ध्यान में आया क्या? ये एरिया में, ध्यान में आया क्या, है ना, ये एरिया में पाया गया इधर। और बाद में ये जो है इसका ह्यूमन कैरियर आइसोलेट कर दिया गया 1956 में। कांगो जो है, कांगो में बाद में 1969 में पाया गया। फैटेलिटी रेट जो है 30 to 50% है, जो 5 to 80% रेंज में जाता है। इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ही कम है, 3 to 14 days है। ट्रीटमेंट कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं, सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट दी जाती है। दोस्तों 5th क्वेश्चन, डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी D2M, 1 कन्वर्जेंस ऑफ ब्रॉडबैंड एंड ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी, 2 सिमिलर टू FM रेडियो। करेक्ट कोड क्या है? जल्दी हरी आप, कर लिया क्लिक? मैं क्लिक कर रहा हूं। आंसर इज सी, बोथ आर करेक्ट, दोनों करेक्ट है दोस्तों, है ना। यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन रेडियो ये यूज करता है और ब्रॉडबैंड और ब्रॉडकास्ट टेक्नोलॉजी, ये दोनों का मिश्रण है, दोनों का कन्वर्जेंस है। यहाँ पे हम जो है टीवी जो सिग्नल्स है ना, टीवी सिग्नल्स आराम से टेरेस्ट्रियल टीवी सिग्नल्स ये रिसीव कर सकते हैं। आंसर देख लेते हैं अभी क्या है न्यूज में। देखो न्यूज में ऐसा है भाई कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम जो है
इन्होंने एक पैनल बिठा लिया है, एक कमिटी, फिजिबिलिटी स्टडी एनालाइज करने के बारे में, जो जिस ढंग से वही ये जो है डायरेक्ट टू मोबाइल ये फैसिलिटी करने के लिए, है ना। अब इसके वजह से जो है इंक्रीजिंग अभी क्यों जरूरत है, तो इंडिया में इंटरनेट पेनेट्रेशन अच्छा खासा हो गया है, स्मार्टफोन का यूटिलिटी जबरदस्त हो गया है ना। इसी वजह से ये टेक्नोलॉजी के बारे में सोचा जा रहा है। खास बात यह है कि दिस टेक्नोलॉजी इज मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी, है ना। इंडिया में पहली बार, सारे वर्ल्ड में पहली बार ये यूज किया जाएगा। ये जो है ट्रेडिशनल मोबाइल नेटवर्क के साथ आराम से कनेक्ट कर सकती है। अब यहाँ पे बहुत सारा एडिशनल डाटा जो है ये मोबाइल ऑपरेटर को यहाँ पे मिल जाएगा। कंजेशन जो है ना, कंजेशन हट जाएगा, डिकंजेस्ट नेटवर्क रहेगा। ट्रैफिक कंजम्पशन जो है वो पीक पीरियड में भी अच्छा सा बैंडविड्थ मिल पाएगी। फुल यूटिलाइजेशन हो जाएगा स्पेक्ट्रम का, वो बेनिफिट हो जाएगा। सिटीजन सेंट्रिक होने की वजह से सिटीजन को डायरेक्ट एक्सेस हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं इंटरनेट की, डायरेक्ट एक्सेस हो सकता है। जस्ट लाइक ए टीवी चैनल, हम टीवी जैसे जिस ढंग से देखते हैं उस ढंग से ये हो पाएगा। तो इसका साथ में यह है कि स्पीड जो है डाटा की वो भी बढ़ पाएगी। तो देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स टू दिस डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी। सो दोस्तों 5 क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं। ऑल द बेस्ट।